पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। महंगाई की शरह 9% तक जा पहुंची। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। डिस्कशंस बड़े अच्छे अंदाज में IMF के साथ चल रहे हैं। FATF के 27 नुकते 26 हैं विच आर फुली मेट। हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नजर नहीं है, तो उसकी पूरी नजर है। ना सिर्फ पाकिस्तान, हर मुल्क में महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा सिर्फ 2 मुल्क हैं जिसमें महंगाई पाकिस्तान से तेज चल रही है, अर्जेंटीना और तुर्की। बाकी हर मुल्क में हमसे कम महंगाई चल रही है। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज उसमें तगय्युर आएगा, रुपया कमजोर होगा, मुल्क में अफरात ज़र बहुत ज्यादा होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फायदा होगा। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तानियों की तनख्वाह इस हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से इमरान खान पेट्रोल बढ़ा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करें। तब्दीली नहीं तबाही, आज तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी गुर्बत है। सिंध में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज का प्रोग्राम कुछ डिप्रेसिंग ही है क्योंकि हम मीशत पे बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ज़्यादा डिप्रेसिंग इसलिए हो गया जब हमने गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़र साहब की इंग्लैंड के अंदर जो इनकी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंट्रैक्शंस हुई, उसमें अजीब किस्म की मंतक सुनी। वो तो मैं अभी आपसे बाद में शेयर करूँगा। उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये भी एंगल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर डॉलर ऊपर चला गया, देखें कोई 500 अरब जौन सा है वो हमारे एक्सपर्ट से भी तो कमा लिया है। शायद उनको 2-3 फिगर्स मैं अभी बताऊंगा आपको कि अगर 400-500 बिलियन चलें एक्सपर्ट्स ने कमा लिया है। और उनकी लॉजिक ये थी, वो एक लॉजिक नहीं थी बिलावल साहब की, ज़्यादा बारिश आती है, फिर ईसानी साहब की, सारी डिस्कशन होगी। लेकिन उनकी बातों से 2-3 चीज़ें आज सामने आई कि अगर इस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे प्रोफेशनल्स के हाथ में है तो फिर हम परेशान हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारी इकॉनमी सही डूब रही है बिकॉज हमारे मुल्क में इस वक्त स्टेट बैंक के फैसले फाइनेंस मिनिस्टर के फैसलों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फैसला कर लिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी, फिस्कल पॉलिसी डिसाइड नहीं करेगी। लेकिन मैं ज़्यादा टेक्निकल इसमें नहीं होना चाहता। बट बिफोर आई गो ऑन टू दिस थिंग और कुछ आपसे तफसीलें ऐड करूँ, पहले एक बात आपसे मैं शेयर कर लूँ, और वो वही इशू है जो मुद्दा चल रहा है इस मुल्क पर, और वो है DGISI की अपॉइंटमेंट का। कल भी बड़ा मसरूफ़ दिन रहा इस्लामाबाद के अंदर, और शाम को सर्कुलेट करनी शुरू कर दी खबरें सोशल मीडिया में और दाएं बाएं कि जी शायद प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू कर लिया है जो नामज़द आर्मी चीफ थे के नामज़द थे जनरल नदीम, उनको उन्होंने कल इंटरव्यू कर लिया है। खैर वो भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर आज सुबह हमने क्वेश्चनर भी भेजा गवर्नमेंट को। हमने 3 सवाल किए कि क्या मुलाकात हुई है उसका हमें, और दूसरा ने पूछा कि अगर मुलाकात हुई है तो क्या बाकी जनरल्स के भी नाम हैं जो कहा जा रहा है समरी में नाम थे, और सेकंड अगर मुलाकात नहीं हुई तो कब होगी, और क्या वज़ीर आज़म जाने से पहले इसका अनाउंस करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे थे टेलीविज़न, तो उसमें वज़ीर आज़म का इतना टाइम तो था कि वज़ीर आज़म एक टर्क और पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की मीटिंग प्रिजाइड कर रहे थे जिसके अंदर वो नया ड्रामा बनना है उसकी बात हो रही थी। तो आई एम श्योर कि ये इशू थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है और ये काफ़ी ज़्यादा इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, और हमें नज़र भी आ रहे हैं जो स्टॉक मार्केट्स में हुआ, जो अपोजिशन में अचानक जान पड़ गई, उनको भी दे स्मेल ब्लड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बहरहाल हमें आज अभी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल, बल्कि ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी इस पर भी बात करेंगे, 2 और इशूज़ पर भी बात करेंगे, और इकॉनमी पे जो हमारा मेन प्रोग्राम है हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू, इकनॉमिक अफेयर्स और सीनियर लीडर PMLN हैं। हमें डॉक्टर सलमान शाह ज्वाइन कर रहे हैं, एडवाइज़र टू CM पंजाब इकनॉमिक अफेयर्स, लेकिन ये भी फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और ज़ैर यूनस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं। लेकिन आप सबकी इजाज़त से पहले मैं ज़रा बात कर लूँ डॉक्टर शहबाज गिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। डॉक्टर साहब 2 बातें वेरी क्विकली। पहले तो बताएं, आपको हमने सवाल भेजे थे तो आपका इस पर जवाब तो नहीं आया, अभी बता दें क्या ये जो खबरें चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है किसी भी पैनलिस्ट से, जो 3 जनरल्स के नाम आए हुए हैं DGISI के लिए, उससे मुलाकात किसी से हुई? एंड सेकेंडली अगर नहीं हुई तो कब हो रही है?
और क्या इसका ऐलान अब इनके सऊदी अरेबिया विजिट से पहले हो जाएगा कि उसके बाद होगा? जी, तीनों सवाल इकट्ठे कर देता हूँ। इस सिलसिले में मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी किस्म की बात नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे कोई डायरेक्शन दी और ना मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसकी आपको इस टाइम जवाब नहीं दे सकता। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे कोई डायरेक्शन देंगे, मुझे कोई इस पर बयान जारी करने के लिए अहकाम देंगे, तो मैं इस पर बयान जारी करूँगा। अच्छा, दूसरा 2-3 आज आपने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने आसमा शिराजी पर भी काफ़ी लंबी बात की, उससे मैं बाद में सवाल करूँगा। उसमें हमने मैं फैक्ट चेक करना चाह रहा हूँ। आपने आज इंप्रेशन दिया कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत बढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ क्या 16-17% बढ़ी हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पिछले 1.25 साल में पाकिस्तान में 85% बढ़ी हैं। सो थोड़ा सा उसमें ज़रा रह गया कि बात एंगल। दूसरा आपने कहा कि चाइना से अब कंटेनर की फ़ीस जौन सी है $28,000 हो गई है। हमने अभी फॉरवर्डिंग एजेंट से भी बात की है, मैंने 3 बिजनेसमैन से बात की है जिन्होंने कराची के बिजनेसमैन जो बहुत मैसिव सामान मंगवाते हैं, उन्होंने कहा कि जी 6,000 से $9,000 मैक्सिमम इस वक्त रेंट है, $28,000 नहीं है जिस तरह आपने बताया। और 6,000 उसका है 40 फुट कंटेनर का, 20 फुट का, और जो 40 और शंघाई से मैं बता रहा हूँ, और जो 40 फुटर है उसका 9,000 है, 28,000 नहीं है। तो ये फिगर्स थोड़े से आपको ख्याल रखने चाहिए जब आप ऑफिशियली बता रहे हो। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैंने एक तो पाकिस्तान के लिए वो आपको बात नहीं की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पूरी दुनिया में किस तरीके से महंगाई की जद में है पूरी दुनिया। मैंने उसमें चाइना के 36 साल रैकेट टूटने की बात भी की, मैंने उसमें अमेरिका के अंदर जो बंदरगाह के ऊपर लॉस एंजलिस के $28,000 कहाँ का था? जी, ये पूरी दुनिया में जो बढ़ोतरी हुई है, ये आज ही मैं एक प्रेजेंटेशन में था, उसके अंदर ये बताया गया कि जो नॉर्थ अमेरिका के लिए चाइना से कराए हैं वो इस तरीके से बढ़े हैं। तो वो मैं आपको सिर्फ एक तकाबली जायजा दे रहा था कि जो चीज 4 से 5-6 हज़ार डॉलर में होती थी वो आज $28,000 में हो रही है। वो बिल्कुल आपने तो मेरे पास बुक नहीं करवाई। तो पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें ना आप, हमें तो आप दुनिया का 28 हमें ना अपना ब्लेम करें। सुन लेना, नहीं, मुझे बात करनी पड़ती है ना, इंटरनेशनली भी बात करनी पड़ती है। वो आपने बिल्कुल मुझे कोई शिपमेंट अपनी बुक नहीं करवाई हुई थी और मैं आपको बिल्कुल कोई बिल ऑफ लैंडिंग इशू नहीं कर रहा था जो आपको इतनी परेशानी होगी। मैं एक इंटरनेशनल आपको तकाबली जायजा दे रहा था कि पूरी दुनिया इस टाइम महंगाई की किस तरीके से जद में है। चले उस पर तो हम अभी हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पूरी दुनिया महंगाई में है, हमें आप लोग बता दें। लेकिन यहाँ आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को बिठाया हुआ है, इनकी कंपनी जो है उन्होंने पाकिस्तान में आपके सामने 93 करोड़ से निकाल के अब 1.25 से 1.5 अरब रुपया उनका बैलेंस शीट के मुताबिक उनका मुनाफा हुआ है। तो इनसे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है कि नहीं। इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि क्या पहली दफा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 अरब से ऊपर जा रही है कि नहीं। इनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिलके दोनों 50 अरब से बढ़ के $68 बिलियन तक पहुंच रहे हैं इस साल में कि नहीं। इनसे ये भी सर जब पहुंचेंगी डॉक्टर साहब, शहबाज साहब रुक जाए, हमें क्या होगा उस पर बात ना करें, हम अभी बात कर रहे हैं जो हो रहा है। अभी आपने इंडिया की बड़ी सुन ले अब सुन ले ना, इस तरह अगर आप बात करेंगे इंडिया की, आप हमें एग्जांपल्स देते थे इंडिया में तबाही फिर गई, हमने बचा लिया, यहाँ 9% महंगाई है, वहाँ 4.5% है तबाही। हम चौथे सबसे, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी, हम दुनिया के चौथे महंगे तरीन मुल्क बन गए हैं। इसलिए वो भी बातें छोड़ दें, पहले मैं आपसे रिलेटेड बात कर लूं, इकोनॉमी छोड़ दें अभी हम। जवाब दे लेने दीजिएगा। एक तो आप वो जो जियो का कोई डफर, माजरत के साथ डफर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाकई जो डफर था, करेक्शन की हमने सुबह उसकी। एक तो वो गलत एनालिसिस किसी जीनियस ने दे दिया और आपने भी वो खबर पकड़ के आपने अपने गले में भी वो ढोल डाल लिया। नहीं, हम नहीं डाल रहे, गलत खबर है। चौथे तो सर हम तो हैं ही बुरे, मीडिया वाले तो मेरी जान है ही बुरे। जरा ढोल पे आ जाए, मैं जरा मेन इशू पे आ जाऊं। बात तो सुन लिया। नहीं, मैं इकोनॉमी आपसे नहीं डिस्कस करना चाहता, स्टेटमेंट थी बात। मैं भाईजान, मैं आपसे इकोनॉमी नहीं डिस्कस करना चाहता। जब आपने इकोनॉमी के प्रोग्राम में आना होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं इकोनॉमी के प्रोग्राम में आपको बुला लूंगा। मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करना चाह रहा हूँ। लेट्स कम टू द अदर इशू। आज आपने मीडिया पे बहुत बात की है, मैं उस पर रेलेवेंट आप पहले उस सवाल पे बात करना है, तो मैं क्विकली कह देता हूँ।
एक तो मैंने आपको कहा कि जियो टीवी की खबर गलत थी, मैंने खुद राणा जवाद साहब को करेक्शन की कि ये गलत है खबर, ये देर की वजह से आपने भी गलत खबर दी, ये करेक्शन कर दूं पहले तो। दूसरा आपने कहा फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, आगे क्या होना उसकी बात, मेरी जान आपका तो सारा धंधा ही आगे का है। 44.68% डॉलर आपने स्पेकुलेशन की थी डॉलर 200 पे चले जाती है, तो आप तो बात ही सारी आगे की करते हो। अच्छा एक सेकेंड, अब रुक जाएं, अब आप रुक जाएं, आप इतने हैं ना, अब रुक जाएं ये जरा वो स्पॉट मेरा शॉर्ट चलाइएगा 9 सितंबर के प्रोग्राम का, भट्टी साहब आप चलाएं। मैं आपको बताता हूं, हमने इन्हीं प्रोग्राम से पहले बात की थी कि IMF के अपने अंदाजा के मुताबिक डॉलर इस साल तक कोई 174 क्रॉस कर जाएगा। क्या ये कोई साइलेंट डील हो गई है गवर्नमेंट की और IMF की कि IMF की निगोशिएशन से पहले डॉलर को चढ़ने दिया जाए ताकि बाद में इल्जाम ना लगे? हम आगे की बात ही करते हैं डॉक्टर साहब। 9 सितंबर को प्रोग्राम था कि ये आप लोगों ने करना है 172-174। नहीं सुन ले, मेरी बात सुन ले। नहीं, अब आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, इस तरह नहीं होगा। मेरी बात भी सुन ले, मैं आपको मौका दूंगा। आपने सुन ले डॉक्टर साहब, लेट्स बी फेयर, आपको पूरा मौका दूंगा। आपने अभी मुझे कहा कि आप आगे की बात करते हैं, 184 की बात करते हैं। मैंने 184 कहा था कि IMF ने रखा हुआ अपना ये प्राइस, और ये आप जो आपकी हरकतें ये होगा। 9 सितंबर को मैंने आपको बताया था 172 क्रॉस करेगा और 174 होगा। आज 175 हुआ है, तो मेरी आगे की बात बिल्कुल ठीक है। आप लोग झूठ बोल रही है गवर्नमेंट आपकी, IMF से पहले डीलें करते हैं और हमें आप लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। मेरा तो ये 9 सितंबर का प्रोग्राम तो मैंने अब रिकॉर्ड नहीं किया ना, सो डोंट टेल मी कि हम आगे की बात क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यू हैव टू आंसर। आपके तो आज स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो वहाँ भांड मारा है यूके के अंदर, अभी तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे मैशत पे नहीं उलझना चाहता। वो आपने मैशत पे आना है, 100 दफ़ा हैं भाई, आप मुझे बता दें। आई कॉल यू इन एन इकोनॉमी प्रोग्राम। मैं आज बात कर रहा हूँ जो आपने बड़ी खौफनाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने अभी क्योंकि वादा किया था कि आप मुझे बात करने देंगे, तो आप मुझे बात कर लेने दीजिए। क्विकली कर लें, मेरे 3 गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, वो भी सीनियर लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं अगर मैं जूनियर था तो आपको मुझे शो पे ले लेनी चाहिए। नहीं, मैंने इकोनॉमी पे बात नहीं करनी थी ना, मैंने आपसे 2 दूसरे सवाल करने थे। आपने मुझे लिया है और अभी आपने फरमाया था पिछले सांस में ही, बगैर सांस लिए, कि आप मुझे बात करने देंगे, मैं आपकी बात सुनूं। चलें 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट ले लीजिए, करें अनइंटरप्टेड लें। आपने 1.5 साल पहले भी एक डॉलर की प्रोडिक्शन की थी 200 तक की, 180 तक की। मैं उसके गलत होने की बात कर रहा था, इसकी बात नहीं कर रहा था। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ, जो आपने बात फरमाई, जो स्टेट बैंक के गवर्नमेंट वो कौम के आदमी नहीं है, उनको बात शायद वो अपने उस तरीके से नहीं समझा पाए। आप जिस ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, आप उन्हीं से उसकी बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। तो मीडिया के वो ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ बैठे हुए थे, जो यहाँ अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बाप को पैसा भेजते हैं। तो वो उनके हिसाब से शायद किस तरीके से कह सकते थे वो, लेकिन उसको कहना भांड मारा है, कहना मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि इकोनॉमी के साथ सीनियर सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे भाषा मुद्दा करें, ये मुनासिब नहीं होता। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ। चल अगला सवाल है। आज आपने कॉलम पे बड़ी बात की आसमा शिराजी के, और बिल्कुल ठीक है। वो पहली बात तो उनकी खबर नहीं थी, मैं भी पढ़ा उनका कॉलम। वो एक कॉलम है, ओपिनियन पीस है, बिल्कुल आपको उस पर एतराज़ हो सकता है, सबको हो सकता है, उस पर आप बिल्कुल एतराज़ करें। आपका ये एतराज़ भी हो सकता है, आप समझते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, ये भी आपका जायज़ एतराज़ हो सकता है, आपकी अपनी असेसमेंट है, सब कुछ है। लेकिन आपने बड़ा लंबा अखलाकियात पे लेक्चर दिया और आपने कहा कि जी देखें ये 12 रबीउल अव्वल था और उस दिन जो औरत की इज़्ज़त और फैमिलीज़ की इज़्ज़त और माँ बेटी सब कुछ, और जब आपके लोग ट्रेंड चलाते हैं, वो भी एक माँ है, वो भी एक बेटी है, और जब आपके ट्रेंड चलते हैं हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ और उसको आप कंडेम नहीं करते, आपके लोग कंडेम नहीं करते, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इस तरह गवर्नमेंट्स रिएक्ट करती हैं? क्या इस तरह पार्टीज रिएक्ट करती हैं कि किसी जर्नलिस्ट को इस किस्म के आप ट्रेंड्स चलाएं, कोई कंडेम भी ना करे? अब आप मुझे कहेंगे मुझे क्या पता, पत्तों की में किसी ने कहा है, चलें आप ऑन एयर कंडेम कर दें। अगर उसके कॉलम्स में गलत बातें हैं, आप सू करें भाई, अदालत में ले जाएं, आप जो मर्जी उस पर एक्शन लें, आप ऑफकॉम के पास जाएं, बड़े उसके फोरम्स हैं। लेकिन ये जो ज़बान शुरू हो गई है और फिर आप आके कह रहे हैं कि जी किसी की माँ बहन महफूज नहीं होगी अगर ये नहीं होगा, ये क्या हो रहा है? अब वो लाइन ड्रॉप कर गए हैं, हो जाती है ऐसे मौके पर लाइन ड्रॉप। आई होप कि वी कैन गेट हिम बैक। लेकिन अगर ये इस्लाम की खिदमत है कि किसी जर्नलिस्ट को, माँ बेटी को ये कहेंगे कि हिजाब में लिपटी तवाइफ है,
तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क का। एनीवे, आई वेलकम ऑल माई गेस्ट, बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपकी इजाज़त से ज़रा शुरू करता हूँ डॉक्टर सलमान शाह साहब से, लेकिन उससे पहले ज़रा क्लिप सुन लें हम गवर्नर स्टेट बैंक का, उन्होंने आज क्या कहा। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं होगा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग, जिनकी ऐसी सलाहियत है कि फॉरेन ट्रिप्स पे जाएं या महंगी महंगी इंपोर्टेड चीजें लें, उनको जाहिर है थोड़ी सी तंगी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फायदा होता है। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन के एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। जी डॉक्टर साहब, ये लॉजिक मेरी तो समझ से बाहर है फ्रैंकली, क्योंकि जब अभी हम फिगर्स देख रहे थे डॉक्टर इशफाक हसन के, उन्होंने बताया कि जब मई 7 से जो ये डॉलर के साथ हो रहा है, तो उसमें जो हमारा पब्लिक डेट है उसमें 1.89 खरब ट्रिलियन का इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 76 बिलियन रुपए इंटरेस्ट पेमेंट में ऐड हो गए। टोटल तकरीबन 1.1966 बिलियन या 11 बिलियन डॉलर्स एक्सचेंज रेट की इसकी फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी इकॉनमी पे इम्पैक्ट नेगेटिव आ गया है। हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं यार क्या हो गया, 500 अरब मिल गया एक्सपर्ट्स को, और वो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं वो जैसी ऑडियंस है वैसी बात होती है। ये मजाक चल रहा है क्या? इस तरह सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को? क्या इस तरह हम फेडरल रिजर्व बोर्ड, आप मुझे बताएं क्या ये सीरियसली, आप इसको सीरियस लेंगे इस बात को और इस लॉजिक को? देखें मालिक साहब, एक बात तो ये है कि हमारे ज़माने में भी डॉक्टर इशरत, जब भी IMF मीटिंग्स में हम जाते थे तो लंदन और दुबई वगैरह में भी जाके रोड शोज करते हैं, और मेन मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में फॉरेन जो करेंसी फ्लोज जो हैं उनको बढ़ाया जाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गवर्नर साहब ने कोई अजीबो गरीब की है। उन्होंने क्योंकि एक प्रोग्राम है हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट्स, उसमें वो चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपना पैसा रखें और उसके ज़रिए से फिर पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट्स भी करें और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स करें और अपने ख़ानदानों को भी दें। सो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बहुत बड़ा सरमाया है पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज का। और उसको सर मैं आपके पास वापस आता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरवेंशन, प्लीज़ इग्नोर मी। वो शहबाज गिल साहब से दोबारा लाइन मिल गई है, मैं वो उनका इशू ख़त्म करके फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी शहबाज साहब, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, क्या ये रवैये जायज़ हैं? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए मालिक साहब, दो बातें आपने सबसे पहले ये बात फरमाई, और आपको पता है मैं ज़ाती तौर पे आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आपका एक बड़ा लंबा करियर है और आपसे बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन मुझे सिर्फ आप सहाफत सिखा दीजिए 2 मिनट में। आपने कहा ये ओपिनियन है, मैं ओपिनियन रखता हूँ कि आपके पास एक बड़ी शानदार ऑडी गाड़ी है और मैं लिखता हूँ उसे कि वो आपको नवाज शरीफ साहब ने दी है। क्या आप मुझे ये ओपिनियन देने देंगे ट्विटर के ऊपर, या आप मुझे सू करेंगे? जब आप कुछ लिखते हैं तो आप सबूत के साथ लिखते हैं। मेरा एक ही सवाल है, मैं माफी मांगूंगा जहां आप हुक्म करेंगे वहां पे जाके मैं आसमा शराजी साहबा के गेट के ऊपर बैठ के निकाल दूंगा कान पकड़ के। वो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो लिखा उसका सबूत दे दें। उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट लेडी या प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने जो लिखा है उन चीजों का वो सबूत दे दें। मैं कोई और बात ही नहीं करता। जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको मुगलजात ही कहा जा सकता है। वो जो भी उन्होंने लिखा, हमारी बहन है, वो जो उन्होंने लिखा है उसके वो सबूत दे दें। उसको आपने ओपिनियन कहना है, उसको आपने जो दिल करता है सहाफत में कहना है,
उसके वो सबूत देते। मुझे आपने हुक्म करना है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट कीजिएगा कि शहबाज गिल फलां जगह पर जाके माफी मांग लो, क्योंकि आसमा शराजी ने जो लिखा था उसके सबूत दे दिए। शहबाज, मैं उस पर आ जाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप अगर आप जर्नलिज्म के असूलों की बात कर रहे हैं ना, मुझे आप इस पूरे कॉलम में कहीं पे बताते हैं कि उन्होंने नाम लिया हो वजीर आजम का या फर्स्ट लेडी का। अगर आप टेक्निकल खेल रहे हैं तो टेक्निकली तो उन्होंने इस कॉलम में नाम ही नहीं लिया। मैं इखलाकी तौर पे खेल रहा हूँ, मैं टेक्निकली नहीं खेल रहा। नहीं, आप दोनों नहीं खेल सकते। आपने अगर मुझे सहाफत के असूलों की बात की है डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे आप बताएं लाइबल में या तो आपने नाम लिया है फर्स्ट लेडी का, इस पूरे कॉलम में ना फर्स्ट लेडी का नाम है ना वजीर आजम का नाम है, कहीं बड़ा घर लिखा हुआ है, छोटा घर, बड़ा घर। और बल्कि आपसे एक सवाल, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ मेरी बात सुनिएगा, बड़े तरीके से कभी एन का लफ्ज कहा जाता है, कभी से का लफ्ज कहा जाता है। आपको पता है वो कहाँ से आया ये सारा नैरेटिव? ये मरियम सफदर देती है नैरेटिव, और फिर उनके जो हमारी हैं मैं उस बात पे बहस नहीं कर रहा, मैं उस बात पे बहस नहीं कर रहा। एन से अली थे, आप मुझे बताइए इस्लाम में से एन कैसे निकालेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, ये जलसे के लिए रहने देना, मेरे साथ डायरेक्ट सवाल पे आ जाएं। और डॉक्टर साहब उस्मान प्लीज लेट्स स्टिक टू द सब्जेक्ट। तो आप हमारे नामों से एन कहां डॉक्टर साहब लेट्स स्टिक टू द इशू। नहीं बात सुने ये काइंडली बात सुन ले मेरी, प्लीज। नहीं बात सुने अब आप, प्लीज डोंट प्ले टू द गैलरीज। हम लेट्स हैव एन एजुकेटेड डिस्कशन। आपने मैं 2 सवाल किए, लेट्स स्टिक टू द सब्जेक्ट। मैंने अपने सब्जेक्ट पे भी जाना है। आपसे मैंने कहा, आपने कहा आप मुझे सहाफत सिखा दें, तो मैं कहा चलें हम आपकी खिदमत में कुछ अर्ज कर देते हैं। वो ये है कि अगर आप टेक्निकली बात करें तो इस कॉलम में ना वजीर आजम का नाम है, ना इसके अंदर फर्स्ट लेडी का नाम है। बात हो रही है, उन्होंने कहा कि छोटे घर की बात की, बड़े घर की बात की, जंतरी मंत्री, या टोटली एग्री के किस एंगल से बात हो रही होगी वो बात अलग है, लेकिन अभी हम टेक्निकली बात कर रहे हैं। इस तरह तो आपने भी कहा अपनी प्रेसर के अंदर कि जी उनका FBI का नोटिस आया था, उन्होंने बड़े घर से वापस करवा लिया। ये बड़ा घर कौन है? वजीर आजम का घर है, प्राइम मिनिस्टर का घर है, ये प्रेसिडेंसी है, आर्मी चीफ है? पहले आप मुझे बता देना, आप इशारे कनाइयों में बात कर रहे हैं, किस बड़े घर ने FBI का नोटिस वापस करवाया? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं आपको नोटिस भी बताएं। पहले आसमा शराजी साहबा जो उन्होंने बातें की, आप टेक्निकलिटी के पीछे, आपसे आई एक्सपेक्ट लार्जर थिंग्स फ्रॉम यू। यू सेड इट, यू ब्रॉट इट अप। जब आप टेक्निकलिटीज के पीछे ना छुपे, इखलाकियात की बात होनी चाहिए। आसमा शराजी ने एक बात, तो ये इखलाकियात ठीक है कि अगर कोई जर्नलिस्ट ओपिनियन दे दे तो उसकी माँ बहन कर दें आप मीडिया के ऊपर, और आप जाके उसके बच्चे नहीं हैं वहाँ। ओपिनियन है 11F सीट के ऊपर नवाज शरीफ के पैसों से बैठ के आई थी। अच्छा, फिर आप चले वो बिक गई है ओपिनियन। फिर कल को मेहर करें अपना ओपिनियन यार। मेहर बुखारी ने अगर ट्वीट किया, आपने उसको ट्वीट कर दिया, आपने मेहर बुखारी पे ट्वीट कर दिया कि आप G11 ले लें। ओपिनियन दिया था ना, रेहाम खान ने ओपिनियन दिया था, देना पड़ा ना जुल्फी बुखारी नहीं, 1 करोड़ रुपया। उसने खबरें दी थी, उसने क्लेम किया था। रेहाम खान का इससे नाम मिलाएं, उन्होंने स्पेसिफिक उन्होंने नाम लेके चार्जेस लगाए थे। प्लीज डोंट मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये मत करें। रेहाम कहाँ नाम है? चले नाम बताएं, कहाँ नाम? भाई मुझे नाम दिखा दें इसमें। 3 महीने से चल रहा है, हमें ना बताएं सर। मेरी बात आप शहबाज इशू पे रहे यार, इशू पे रहे भाई, इशू पे रहे। आप इस टाइम जाती दोस्ती ना निभाए, मैं भी आपका दोस्त, दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इखलाकियात दोनों तरफ रहें। अगर आप गलत समझते हैं उनको, भैया आप अदालत ले जाएं, रगड़ दें, जो मर्जी करें, कोई बात नहीं करेगा। अदालत भी जाएंगे, क्यों नहीं? लेकिन आप अगर आप लोग ट्रेंड चलाएंगे तो वाइफ वाले प्लीज यार। आपकी वालदा, आपकी बहन मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपकी बेगम, वो सियासत में नहीं है। जो लोग इस तरह की मुगल्लजात बकेंगे उनको हर तरीके से ले जाएं, कोर्ट में लेके जाएं भाई। कौन मना करता आपको? आप लाइबल लॉज लाएं, सख्त करें, कौन मना करता है? कौन मना करता है? ये सहाफत नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सहाफत नहीं है। ये बिके हुए लोग सहाफत नहीं कर सकते, और आप उनको टेक्निकलिटीज के पीछे बराए मेहरबानी ना छुपाएं। हम ये नहीं चाहते, नहीं डोंट अच्छा वो बता दें, शहबाज डोंट मेक एक्यूजेशन अगेंस्ट मी। बात सुने,
या इंदिरा गांधी के बारे में उनका है, किसके बारे में उनका कॉलम है ये सारा? मैं बड़ी सिंपल सी बात है ना, इस बात का आप जिस तरह बात कर रहे हैं, बारे में आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिस तरह बात कर रहे हैं आप इसी तरह बात कर रहे हैं, उनसे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं, हर एक की माँ बहन है, ये फिर कोई महफूज नहीं रहता। ट्विटर ट्रेंड में कोई किसी को गाली देता है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। गाली नहीं दलील, गाली नहीं दलील। मैं दलील से पूछा चले ठीक है, चले आई एम ग्लैड आपने उसको कंडेम कर दिया, छोड़ें। कश्मीर का एक शरीफ आदमी वजीर आजम बनता है। चले मैं इस कॉलम पे बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बातें नहीं कर रहा। शहबाज हो गया, चले हो गया आपका वर्जन आ गया मेरी जान। थैंक यू, आई हैव टू मूव बैक टू माई शो नाउ। थैंक यू शहबाज गिल, बहुत शुक्रिया। क्या करें इस रवैयों को, हम क्या करें। वो कहते उन्होंने एक जनरल कह दिया कि मैं उसी कंडेम करता हूँ। खैर इट्स अ डेंजरस ट्रेंड, लॉज हैं, फोरम्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उस पर करे। अगर एक दूसरे की ये गाली गलोच का एक कल्चर बन जाएगा, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। चले सॉरी, बात हो रही मिफ्ता साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा टाइम ले गया शहबाज साहब मेरा। ये मुझे बताइए कि ये जो आज गवर्नर स्टेट बैंक का आया है, मैं इनका निकाल रहा था चीज़ें, 4 मई 2019 को अपॉइंट हुए और उस वक्त डॉलर 142 रुपये 70 पैसे का था। आज 173 रुपया टॉप गया हुआ है, मार्केट में 76-77 के ऊपर जा रहा है। इंटरेस्ट रेट उस दिन 10.75 था, फिर कुछ दिनों के बाद ये उसको 12.25% करके, फिर 13.25% करके 1 साल करीबन इन्होंने वो रखा। उसके दरम्यान में बताया गया जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं, 2-3 बिलियन डॉलर आ गए हैं, फिर 2-3 बिलियन डॉलर निकल भी गए, हॉट मनी निकल गया। उसमें अरबों रुपए का हमने इंटरेस्ट पेमेंट भी किया। गवर्नर साहब से तब किसी ने नहीं पूछा। अब वो कहते हैं जी पूरी दुनिया में महंगाई है, डॉलर को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हमारे जो से डेट्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, लंदन में जाके मैनचेस्टर वगैरह में ये सफाइयाँ देते हैं, कोई बात नहीं, किसी को मिलता है किसी को डूबता है। सीरियसली क्या समझें हम? देखें, एक तो ये है कि वो गवर्नर साहब ऑब्वियसली वो शायद वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बैठे थे और उन्होंने एकदम गैर मौजूद बात करी, पुटिंग लॉजिक ऑन इट्स हेड। ही इज अ स्मार्टर मैन देन दिस, पीएचडी करा हुआ इकोनॉमिक्स में, ऑब्वियसली नोज बेटर। वाइट वाले चाहिए तो ही शुडंट हैव सेड दिस। आप ठीक है डिवैल्यूएशन करना पड़ता है कभी, लेकिन डिवैल्यूएशन अगर आप करेंसी की कर रहे हैं इस तरह तवातुर से, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। वो तो आप जैसे अब आज मेरे ख्याल से अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि देखें जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो आलू बेचने वाले को फ़ायदा हो जाता है, टमाटर बेचने वाले को फ़ायदा होता है, आप इन्फ्लेशन भी जस्टिफाई कर देते हैं। वो एक डिपेंडेंट ह्यूमरस ट्विटर अकाउंट है, उसने कहा कि ये तो देखें ना अगर खुराक नहीं होगी तो फूड पॉइजनिंग का चांस कम हो जाएगा। तो इस तरह की तो बातें हुकूमत के कुछ जो सुलझे हुए लोग हैं उनको नहीं करनी चाहिए। जो चले उस बात को छोड़ दें, वो स्टेटमेंट इंसान से गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई थिंक ही नोज बेटर देन दिस। लेकिन जो बात है इस वक्त वो ये है कि जो 13% पे इंटरेस्ट रेट लेके गए थे गवर्नर साहब, हॉट मनी लेकर आए, उस पर बहुत नुकसान हुआ। ना सिर्फ उसका नुकसान हुआ जो इंटरेस्ट आपने दिया है, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ ये था कि आपने हुकूमत पाकिस्तान की डेट बढ़ा दी और हुकूमत पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग बढ़ा दी और आपने 1000-1500 अरब रुपए सालाना का टीका लगवा दिया हुकूमत को। प्लस आपकी इंडस्ट्री बैठ गई, रिसेशन आ गया। अब आपने इंटरेस्ट रेट कम किया, रिसेशन से निकल रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो गया, आप 6-6.5 बिलियन का इंपोर्ट पिछले 4 में से 3 महीनों में हो गया, तो उनसे वो भी नहीं संभल रहा है। वो जो एक बात पीटीआई करती थी कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया और कोविड की वजह से हुआ था, अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है माना 1.3 बिलियन पे तो सेलिब्रेट, 1.13 बिलियन पे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1.4 बिलियन लास्ट ईयर था। इस साल जो ट्रेड डेफिसिट है आपका, वो तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट होगा। आपका इंपोर्ट विल बी 21% ऑफ जीडीपी। तो मईशत इनसे नहीं संभल रही, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये हर जगह पे मालिक, जब हम छोड़ के गए थे ना तो एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग वीट, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे शुगर, वो आज इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का 30 साल में सबसे कम लास्ट ईयर कॉटन की पैदावार हुई है। हर जगह पे तनज़्ज़ुली आई है, हर जगह पे इस मईशत के अंदर जहाँ पे इमरान ने हाथ रखा है हर जगह पाकिस्तान पीछे चला गया। दिस इज ग्रॉस एपिक इनकॉम्पिटेंस। और मतलब मैं और चीजें छोड़ता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि चोरी है, बदनीयती है, मैं उस दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो नजर आ रहा है सामने कि यार हर जगह इनकॉम्पिटेंस है। बजट आपसे बैलेंस नहीं हो रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपसे नहीं संभल रहा, आपसे डेवलपमेंट ग्रोथ भी नहीं हो रही, डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी नहीं हो रही, पता नहीं किस नहज पे ले आए। आप सोचेंगे 3 साल से कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद वो टर्मिनल लगने शुरू हो जाएंगे एलएनजी के, हम टर्मिनल नहीं लगा पाए। आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया का महंगा तरीन एलएनजी खरीदता है या
जब बिड करते हैं तो कोई बिड भी नहीं करता टेंडर में। मतलब हर जगह कोई ऐसा शोबा है जिंदगी नहीं रहा है जिसके अंदर इमरान खान ने हाथ डाल के उसके अंदर पुस्तकी ना लेके आया, उसमें तनज़्ज़ुली नहीं लेके आया। उज़ैर, डू यू एग्री? आप एग्री कर रहे हैं ये डूम्सडे सिनेरियो से? देखें, डूम्सडे सिनेरियो इस हिसाब से है कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी के काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, इस पर लिखता भी आया हूँ मैं खुद और लोगों ने भी लिखा है कि वो बढ़ते ही बढ़ते चले जा रहे हैं। ओवर द लास्ट 3 इयर्स आपका जो एक्सपोजर था ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पे वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अब आप गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, चीनी भी इंपोर्ट करते हैं। जब आप हर इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली शॉक आएगा। लेकिन सवाल करने का ये है कि 2016 में जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने कहा था कि 2020 में $80 का पेट्रोल होगा, ऑयल होगा। तो अब सवाल ये हुकूमत से कि आपकी मिनिस्ट्रीज ने क्या फोरकास्टिंग की, क्या सिनेरियो प्लानिंग की कि $80 ऑयल के एनवायरनमेंट के अंदर आवाम के साथ क्या होगा, हम किस तरह उसका इफेक्ट मिनिमाइज करेंगे। हम वो चीजें नहीं करते। And at the end of the day, it creates a new crisis time and time again. And that is the essential problem about our economy. सलमान शाह साहब, आप कोई हमें इसमें ब्राइट लाइट दिखाते हैं? हम जो चीज़ें देखते हैं तमाम इंडिकेटर्स नेगेटिव, और आगे जो स्ट्रक्चरल, जैसे उज़ैर भी बात कर रहे थे, मिफ्ता साहब भी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल हमें कोई इम्प्रूवमेंट या रेक्टिफिकेशन इश्यूज़ की नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई लॉन्ग टर्म प्लान नज़र आ रहा है। उम्मीदें हैं, एक वजीर उठ के कहता है महंगाई अभी 6 महीने तो रहेगी, दूसरा कहता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी, एंड वी जस्ट डोंट नो। मालिक साहब, ये तो सब मानते हैं ना कि ये एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक है और उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमने अपना पूरा एनर्जी सेक्टर इंपोर्ट्स पे बना दिया है और इस वक्त तकरीबन 25% इंपोर्ट्स हमारी एनर्जी हैं। हमारी बिजली जो है वो भी इंपोर्टेड है, हमारी ट्रांसपोर्ट जो है उसका फ्यूल भी इंपोर्टेड है, और हर चीज़ हमने इंपोर्ट्स पे डाल दी है। और ये अभी उज़ैर जो बात कर रहे थे, 2015 में बड़ी क्लियरली ये आ गया था कि जो सोलर एंड रिन्यूएबल्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से अब सस्ते हैं, और दुनिया ने पूरी कोशिश की कि ये सोलर की तरफ जाएं। हमने पूरी कोशिश करके फॉसिल फ्यूल में 30 साल के हमने मायदे किए, हमने वो महंगी उनके रेट ऑफ रिटर्न्स भी दिए, उनके कैपिटल कॉस्ट को भी हमने बहुत बड़ा किया, हत्ता कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो देखिए सलमान साहब, मुझे एक बात बताएं, सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग, ये अब स्टोरीज इनकी भी सुन चुके हैं, गवर्नमेंट की भी सुन चुके हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई, मुझे बताइए बाकी क्या ठीक किया? क्या लाइन लॉसेस कम किए, क्या थेफ्ट कम की, क्या एफिशिएंसी किया? देखें, बात सुने ना कि अगर आपकी एनर्जी जो है वो है ही इंपोर्टेड है और जो एनर्जी है वो $40 से बढ़ के $85 हो गई है, तो वो आप किधर लेके जाएंगे? अगर इस वक्त आपकी सोलर होती, कल सऊदी अरेबिया ने 1.5 सेंट पे सोलर का मायदा किया है, 1.5 सेंट पे। हमारे मायदे जो हैं उनमें एनर्जी कॉस्ट ही जो है 7-7, 8-8 सेंट्स है। तो 3.5 साल में क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने कुछ? 3.5 साल थे। इतनी बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की हुई है जिसको आप जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे जो आपके फॉसिल फ्यूल की लॉबी है, और इसमें चेंज लाना आसान भी है और मुश्किल भी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, एक सवाल बताएं, नामुमकिन तो हो जाएगा, मैं सिर्फ 2 नाम ले लेता हूं जो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी के डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। रज़ाक दाऊद साहब, उनकी पावर प्लांट को भी बड़े पैसे मिले जब एग्रीमेंट हुआ। नदीम बाबर साहब जो आपके विजिट थे, एस मैन थे एनर्जी पे, वो भी अपनी कंपनी के लिए बिलियंस रुपए लेके चले गए। तो जाहिर है लोग तो आपने गवर्नमेंट में बिठाए हुए हैं जो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे सपोजिडली एलिजिडली। जी, यहाँ पे मेरे ख्याल में ग्रीन एनर्जी के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और जब तक आप ग्रीन एनर्जी के एक्सपर्ट्स इसमें नहीं नेपरा में बिठाएंगे और दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में ये लोग नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। सर, नेपरा को क्या करेंगे? नेपरा के उस दिन हमाद अजहर साहब एक टेलीविजन में प्रोग्राम में थे जियो के, तो उन्होंने नेपरा की रिपोर्ट की तो उन्होंने उसको रबिश कर दिया। नेपरा की रिपोर्ट को आपकी गवर्नमेंट नहीं मानती। एनर्जी के अंदर हम देख रहे हैं
इस वक्त आपके तीन मिनिस्टर्स, सुन लें, मैं नाजरीन से एक चीज़ शेयर कर लूँ कि एनर्जी अगर इतना क्रिटिकल इशू है तो तीसरा वजीर उसमें अब तक आ गया हुआ है, 3 ऐसे PMs उसमें जा चुके हुए हैं, सेक्रेटरीज जौन से हैं पेट्रोलियम डिवीज़न के भी 2 चेंज हो चुके हुए हैं, पावर डिवीज़न में भी जनाब ये तीसरा सेक्रेटरी है। तो पावर्स और एनर्जी में तो ये गवर्नमेंट हर 6 महीने बाद वजीर बदल देती है, हर 6 महीने बाद सेक्रेटरी बदल देती है, तो काम होना कहाँ से है? वी कांट कीप ब्लेमिंग। जो सेक्रेटरी बैठे हुए थे जिन्होंने इतनी ज्यादा थर्मल कैपेसिटी लगा दी, उनको तो पूछे ना कि उन्होंने कौन सा एनालिसिस। सर आप लोग ने पूछना है ना, आप लोग की गवर्नमेंट है ना, अकाउंटेबिलिटी की तो आप ही बात करते हैं, गवर्नमेंट आपकी नहीं। तो जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं उनको आप पूछे ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस्म के आप करके गए हुए हैं। मिफ्ता साहब वो कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी आपकी है, यू आर द कल्प्रिट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं इन्होंने। मिफ्ता साहब यू आर द कल्प्रिट। 3 साल हो गए। मेरी गुजारिश ये मालिक के पिछले साल हिंदुस्तान के अंदर 4.35% इन्फ्लेशन था, बांग्लादेश के अंदर 5.56% और श्रीलंका में 5.6%। ये पिछले साल का इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में भी 9.5% इन्फ्लेशन था। पाकिस्तान में पहले 3 महीने में फूड इन्फ्लेशन 12% चल रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन जितना इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आया इतना तो कहीं पर भी नहीं आया है। मेजर इकोनॉमीज के अंदर लास्ट ईयर पाकिस्तान हैड द थर्ड फास्टेस्ट इन्फ्लेशन। अर्जेंटीना और टर्की के बाद तीसरा तेज तरीन इन्फ्लेशन पाकिस्तान में था इस साल पहले 3 महीनों के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर। मिफ्ता ये बताइए, आपके नजदीक जो एनर्जी वाला कंपोनेंट है ये हमारे इन्फ्लेशन को कितने % इम्पैक्ट करता है? सर देखें, बिजली को इम्पैक्ट करता है। अब $4 के अंदर इनको बिजली LNG मिल रही थी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कन्वर्ट कर रही थी ट्रैफिक ब्यूरो, और नए कॉन्ट्रैक्ट भी दे रही थी $4 में। इन्होंने नहीं ली, और $4 की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार कि जो $5.5-6 की इनको तो करक और कोहाट से पाकिस्तानी गैस मिल रही है। अब जिस रेट पे आप SNGPL ले रहा है उस रेट से सस्ती गैस अगर आपको इम्पोर्टेड गैस मिल रही है LNG, तो फिर व्हाई वुड यू नॉट डू दिस कॉन्ट्रैक्ट? अब आप $30 की गैस ले रहे हैं, अब आप $4 की जगह अगर $30 दें और फिर आप बोलें कि यार महंगाई आ गई है, तो इसमें तो नून का कसूर नहीं है। अगर $4 की जगह आप $30 की गैस लें, वो भी गैस ना मिले, फिर आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएं, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तो फिर उसके अंदर तो नून का कसूर नहीं है। अगर पूरी जर्मनी के अंदर, अमेरिका में, सऊदी अरब में ग्रिड में कोई डीजल नहीं चलाता है। पाकिस्तान में आपने पिछले साल ग्रिड से बिजली बनाई है, इस साल ग्रिड की बिजली डीजल से बनाई है, यार फिर आप कह रहे हैं कि किसी और का कसूर है। आपको मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि आप जो है वो वीट की प्रोडक्शन कम कर दें। आपको मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि 30 साल तक आप 30 साल की सबसे कम तरीन कपास खाएं। आपको मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि आप 13.25% इंटरेस्ट रेट लेके जाएं। आपको मुस्लिम लीग नून ने ये सब चीजें कही थी। आप जो है एक के बाद एक तबाही मचा रहे हैं, एक के बाद एक तबाही मचा रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि क्या पॉजिटिव स्टेप इस हुकूमत ने लिया है? 60% डिवैल्यूएशन के बाद अगर एक्सपोर्ट 30 साल बाद 3% बढ़ी हो, पहले 2 साल एक्सपोर्ट कम हो गई हो और तीसरे साल अगर 3% बढ़ी हो, आप जाके किसी और की बात कर रहे हैं। टोटल आप मतलब जो पाकिस्तान का इस वक्त बजट, जो ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट वुड बी अबाउट $40 बिलियन। $40 बिलियन। अगर आप सारे पेट्रोलियम की वो भी निकाले ना, फिर भी $32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होगा। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि एनर्जी इंपोर्टेड? एनर्जी तो हमेशा से इंपोर्टेड होती थी। जितनी पाकिस्तान में निकल सकती है गैस उतनी निकालते हैं, बाकी क्या हम मतलब क्या फाके करने बैठ जाएं? उज़ैर मुझे एक चीज़ बताएं, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। उज़ैर मुझे एक चीज़ बताएं, ये डॉलर का वही बात है जैसे पावर को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है इसका सब कुछ, क्या इग्नोर किया जा सकता है? हमें अब बताया जा रहा है, अभी मैं फिगर्स देख रहा था, ये फर्स्ट क्वार्टर के करीबन जो लोगों ने पैसे भेजे बाहर से, करीबन $8 बिलियन आए हैं पहले क्वार्टर में अभी तक। तो ये एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के $32 बिलियन हमारे वहाँ से आ जाएंगे, कुछ और आएगा तो इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और फिर हमें बताया जा रहा है $2 बिलियन टच कर गए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स में, और जो सारा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन वो भी मुफ्त पैसा तो नहीं है। 5.5% डॉलर्स में से ले के 9.5% रुपये में उस पर मार्कअप दिया जा रहा है। और हमें पता है कि बहुत से लोग यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं और वहाँ से अकाउंट्स खोल के रोशन डिजिटल में ला के और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही, वो भी मुफ्त पैसा नहीं है। आम आदमी समझता है शायद मोहम्मद बशीर ने पैसे जमा कर दिए अकाउंट में और वो घर वालों को मिल गए, जैसे यहाँ तासुर गया। वो भी एक हैवी वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान
मेरे नज़दीक तो वो भी हॉट मनी है जो एक बड़े कोल्ड तरीके से लाया जा रहा है। तो क्या डॉलर जौन सा है इसको बगैर छेड़े या फ्री फॉल मार्केट या ओपन फ्लोटिंग मार्केट रख के इकॉनमी बच पाएगी? देखिए, एक तो डिप्रिशिएटिंग करेंसी है, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम तो करती है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर इन्फ्लेशन का मसला आ जाता है जो कि नज़र आ रहा है। मिफ्ता साहब ने स्टैट्स दिए तो मैं एक और स्टैट अवाम को, शहरियों को बता देता हूँ कि जनवरी 2020 से सितंबर 2021 तक लेकर भारत में जो खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन थी वो 5.6% थी और पाकिस्तान में वो तकरीबन 18% है। तो इसका डॉलर, एनर्जी सेक्टर या और चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से ताल्लुक नहीं है, इसका आपके ज़राअत के शोबे के अंदर जो बहरान है उससे ताल्लुक है। अब आ जाते हैं डॉलर, उन्होंने डिप्रिशिएट होने दिया। आप कह रहे हैं लोगों को, पहले कहते थे अमेरिका से डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा, फिर कहते थे चाइना से डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा, अब आप कहते हैं बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी डॉलर भेजेंगे तो मुल्क चलेगा। देखें, पाकिस्तान के हुकूमत को या उसकी एलीट को ये फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने मुल्क खुद चलाना है या दूसरों के डॉलर या दूसरों की एड या दूसरों की असिस्टेंस से चलाना है। एक यूएन का फिगर है, सालाना 18 अरब डॉलर पाकिस्तान के एलीट तबके को हुकूमत मराद की सूरत में देती है। तो अगर गरीब आदमी पिसा चला जा रहा है तो हुकूमत को चाहिए, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आम शहरी की बात करती थी, तो 18 अरब में से 5 अरब खत्म करे और गरीबों को दे रिलीफ के तौर पे। वो तो वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जब जैसे सलमान शाह साहब ने कहा कि वो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि लॉबीज हैं और ये हैं वो हैं। अगर आप मुश्किल फैसले नहीं करना चाहते एज अ हुकूमत या एज अ सोसाइटी, तो फिर आप दूसरों की डॉलर्स पे ही चलते रहेंगे और फिर दूसरे आपको यही कहेंगे कि आप 8% दें, 9% दें, 10% सूद दें हमें, फिर हम आपको डॉलर देंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अशराफिया को ये खुद फैसला करना होगा कि क्या हम अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं या दूसरों को ही कहते रहेंगे कि जी आप थोड़े डॉलर दे दें ताकि हमारा घर चल जाए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि जी आप डॉलर बेचते रहें तो हमारा मुल्क चलेगा। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक फिगर लोगों से याद दहानी के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मिफ्ता साहब ने कहा कि $4 में मिल रहा था LNG, क्यों नहीं लिया? मेरा ख्याल इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि सबसे बड़ा ये पॉलिसी डिसीजंस होती हैं। अगर हर कुछ माह बाद अफसरान बदले जाएंगे तो फिर ये पॉलिसी डिसीजंस बड़ी कोई भी नहीं लेगा। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इस वक्त चौथे चल रहे हैं 2.5 साल के अंदर, 3 साल जो हमारे हो गए हैं, 3 साढ़े 3 साल। फाइनेंस सेक्रेटरीज 5 बदल चुके हैं, अब 5वां फाइनेंस सेक्रेटरी चल रहा है। 3 मिनिस्टर्स ऑफ एनर्जी बदल चुके हैं, 3 SAPMs ऑफ एनर्जी बदल चुकी हैं, 3 सेक्रेटरीज बदल चुके हैं। FBR का चेयरमैन 8वां FBR का चेयरमैन है। जब इस तरह चेंजेस होंगी तो पॉलिसी कौन लेगा? बाद में कहा जाता है जी नैब की वजह से लोग फैसले नहीं ले रहे। लोग फैसले इसलिए भी नहीं ले रहे कि लोगों को वक्त ही नहीं दिया जा रहा अपने महकमे में बैठ के पॉलिसी पढ़ के फैसला लेने का। 4 महीने की नौकरी में कोई फैसला नहीं लेगा। कुछ और बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। बड़ा थोड़ा सा वक्त रह गया, बहुत ज़्यादा वक्त निकल गया मेरा। वो डॉक्टर शहबाज के साथ प्रोग्राम तो मेरा इकॉनमी पे था, बट एनीवे क्विक लास्ट कमेंट्स। उज़ैर, कोई वे फॉरवर्ड, कुछ क्या किया जाए इमीडिएटली? देखें, अगर आपने रिजर्व्स बढ़ाने हैं तो आपने एक्सपोर्ट्स करनी होंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपने पहले रिफॉर्म्स इकोनॉमिक करने हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में डालनी है। ये पार्टी का नाम था तहरीक इंसाफ, लेकिन इनका नाम असल में होना चाहिए तहरीक एमनेस्टी, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी एमनेस्टी दी है। तो एक मुल्क जहां वैसे ही स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल हो, वहां आप लोगों को कहें कि आप अपना काला पैसा साफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट स्पेक्युलेटिव एसेट्स में डालें, तो ये बड़ी नाइंसाफी है। आप एमनेस्टी दे सकते थे कि आप एमनेस्टी करें मैन्युफैक्चरिंग में, आप एमनेस्टी करें स्टार्टअप सेक्टर में, आप एमनेस्टी करें एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में, तो आपने कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी क्यों दी? अगर आपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, वो कहते थे कि कंस्ट्रक्शन में, वो कहते थे कंस्ट्रक्शन में इसलिए की 40 एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी उठेंगी, सो इट वाज अ क्विक फिक्स, बट यू फील इट वाज अ रॉन्ग स्टेप। वो तो क्विक फिक्स एक्सपोर्ट का तो ठीक है नहीं हुआ। डॉक्टर सलमान, प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर सलमान साहब बताएं क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? रिजर्व्स बढ़ाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया में $400 अरब के रिजर्व्स हैं और उनका रुपया जो है वो स्टेबल रहता है। हमारे रिजर्व्स 3 महीने के हैं। इसको बढ़ाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, GDRs, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, ये सारे काम जो हैं
ये करने की ज़रूरत है, और ताकि आपके भी रिजर्व्स बढ़े। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये अगले 2 साल में क्या डॉलर पे इंटरवेंशन होनी चाहिए सर? स्टेबलाइजेशन रुपये के लिए कुछ गवर्नमेंट को, एसबी स्टेट बैंक को करना चाहिए? अगर आपके पास 6 महीने के रिजर्व्स होंगे तो फिर आप स्टेबलाइज विद इन रेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने के रिजर्व्स हैं तो आपके पास कोई ताकत नहीं है कि आप उसको स्टेबलाइज कर सकें। मिफ्ता साहब, वैसे मैं अभी फिगर्स देख रहा था, इंडिया के तो रिजर्व्स 639 बिलियन क्रॉस कर गए, 400 से तो बहुत ही आगे चलेंगे, उनका 1.5 महीने का कवर है। लेकिन जी मिफ्ता, आपके मुल्क में आप बहुत नून को बुरा भला कहते थे कि एक्सपोर्ट बहुत कम करी। पीटीआई के पहले 2 साल में हमसे एक्सपोर्ट कम हुई है, इस साल सिर्फ 3% बढ़ी है। ये आप 70% डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। जो चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल, उसके अंदर कॉटन जो है उसकी प्रोडक्शन आपने कम कर दी। पैसे आपने अपने दोस्तों के एटीएम की एमनेस्टी हमने दे दी, आपने कंस्ट्रक्शन के जाओ यार प्लॉट्स ले लो, हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, हम रिंग रोड भी उस तरफ ले आएंगे, हम हर चीज वो कर देंगे ताकि हम आप खुश रहें। आपने क्या रिफॉर्म्स लेके आए? स्टेट ओन एंटरप्राइजेज आर नाउ लूजिंग मोर मनी देन एवर, सर्कुलर डेट इज गोइंग हायर देन एवर, यू हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव बिजली और गैस। पूरे साउथ एशिया में आपकी सबसे ज्यादा बिजली और गैस महंगी है, सबसे ज्यादा साउथ एशिया में आपका इन्फ्लेशन ज्यादा है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीन या दूसरे ममालिक के लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, जहां पे चीन से बात हुई थी कि उनकी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप आके सीपैक के ऊपर जाके रोज यू मेक फेसेस ऑन सीपैक, आप चीनों के ऊपर बोल देते हैं कि नहीं आपने भी पैसे कमाए, हर आदमी को आप चोर बोल देते हैं। मतलब आप अगर अस्मा शिराजी भी कोई कालम लिख देती है जो इसके खिलाफ है तो उसको भी बेचारी को चोर बोल देते हैं। मतलब हर जगह पे आप हर आदमी से आप लड़ाई करते हैं। तो क्या स्टेट बैंक के पास है ये लग्जरी कि रुपये को थोड़ा सा वो सहारा दे से? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, अगर आपके पास रिजर्व्स हों कम से कम 6 माह के, तो हालांकि इंडिया के पास 1.5 माह के हैं, लेकिन उन्होंने तो इंटरवीन किया 2-3 बारी अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए। रुपया देखिए, एक तो रिजर्व 3 माह के हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट टर्म स्वाप्स करे हुए हैं। लेकिन रुपया इस वक्त सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से नहीं गिर रहा है। आप रुपया इसलिए भी गिर रहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। यू नो कि देख लीजिए मार्केट किस दिन किस तरह गिरी है। मतलब हुकूमत थोड़ी सी एक कोई यकसुई के साथ तो काम करना शुरू करे ना। और रुपया जो है उसको आप जो है सिर्फ मार्केट इंटरवेंशन भी होता है, आप इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन अगर आप जो है 8-9% बजट डेफिसिट करेंगे, जिस विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन वेरी करंट अकाउंट डेफिसिट। तो चले, बहुत शुक्रिया तीनों लोगों का। हमारा वक्त बहुत ज़्यादा उस इशू पर निकल गया। 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो आज तक गवर्नर स्टेट बैंक ने कुछ पॉलिसीज़ हमें एक्सप्लेन नहीं की, और आज का जो उनका वर्जन था यूके में, और जो शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी वो ऑडियंस के मुताबिक, मेरा ख्याल है जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स होते हैं वो ऑडियंस देख के बयान नहीं देते, वो बड़े ध्यान से बात करते हैं कि क्या पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि जब आप बात करेंगे इस तरह की, तो गवर्नर स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर है, उससे मार्केट्स क्यों लेती हैं, उससे मार्केट्स पे इफ़ेक्ट होता है। आज जो उनका बयान था उसके मुताबिक उन्होंने जस्टिफाई किया है फ्री फॉल ऑफ रुपये को। और अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में हम रुपये को और तेज़ी से गिरता देखेंगे, क्योंकि मेरी मैसेज, जब मेरी बात हो रही थी आज मार्केट के लोगों से, उन्होंने यही मैसेज लिया कि जी गवर्नर साहब तो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कहते हैं चलें $3 बिलियन यहाँ से कमा लिया लोगों ने, तो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक कुछ नहीं इसके बारे में करेगा, और जो IMF के साथ टॉक्स चल रही हैं उसके मुताबिक चीज़ें डल रही हैं। आज की ये स्टेटमेंट बड़ी डैमेजिंग थी फॉर द मार्केट्स और फॉर द डिवैल्यूएशन। और गवर्नर साहब ने जो आज तक पहले पॉलिसी चेंजेस की, उसके बिलियंस का जो हमें नुकसान हुआ, आई थिंक टाइम आ गया कि हमें पता लगे कि गवर्नर स्टेट बैंक कौन लाया था। मुझे याद है उस ज़माने में बड़ी खबरें चली, किसी ने कहा कि जी हफीज़ शेख साहब के अपॉइंटी थे, उन्होंने इनका नाम प्राइम मिनिस्टर को बताया, फिर नाम आया एलिजिडली आरिफ नकवी साहब का, जहांगीर तरीन साहब का, कि जी उन लोगों की रिकमेंडेशंस थी, हमें नहीं पता। मेरा ख्याल है ये भी गवर्नमेंट अगर हमें बता दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है कि कहाँ से रिकमेंड हुए थे, कैसे हुए थे, क्योंकि अभी तक मुझे तो इनके एक्शंस उस तरह कॉन्फिडेंस में नहीं लगते जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट होगा कि इकॉनमी के अंदर जो आपको बोल्ड एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट करता है। तो इसलिए आने वाले दिन बड़े सख्त हैं इकोनॉमिकली। वी होप कि वी नीड बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ। और एक बात जो आसमा शिराजी की बात थी, बहुत बातें जर्नलिस्ट लिखते हैं, कॉलमिस्ट लिखते हैं, जिससे बहुत लोगों को गिला होता है। मैं कभी जस्टिफाई नहीं करता, और इज़्ज़त हर एक की इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की इज़्ज़त बहरहाल ज़्यादा मुकद्दम हो जाती है ऑफिस की वजह से भी।
प्राइम मिनिस्टर का अहल खाना, सदर का अहल खाना, यकीनन दे आर द फर्स्ट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, उनकी इज़्ज़त का और भी ख्याल रखना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, अगर दूसरों के ऊपर इस किस्म के रिएक्शंस चलेंगे और उसको कंडोन किया जाएगा कि किसी को तवाइफ कह दें, किसी को कुछ कह दें, अगर कोई उसके साथ सॉलिडरिटी करे तो उनको भी आप करप्शन का कर दें, तो ये बड़ी ख़तरनाक रविश है। मेरी अपने तमाम PTI के दोस्तों से भी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बात, हर सख्त से सख्त बात घटिया ज़बान के बगैर भी हो सकती है। जब ये ट्वीट्स चलते हैं, जब ये ट्रेंड्स चलते हैं, ये ट्रेंड्स हम नहीं देखते, हमारे रीजन में भी लोग देखते हैं, भारत में भी लोग देखते हैं, हर तो देखते हैं, ये पूरी कौम पे रिफ्लेक्ट करता है। गुस्सा करने का भी एक तरीका है। इतना ही कहूँगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।